नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। करेंगे सामना हर राजनीतिक चुनौती का, हम कोई कायर थोड़ी है। टकराना पड़े तो टकराएंगे परिवारवाद से, राजनीति किसी का जन्मसिद्ध अधिकार थोड़ी है। ईमानदार नेता अपने कर्तव्य में होता है एकदम खरा, क्योंकि वो औरों के हाथों नहीं बिका। त्याग कर अपनी नींद ईमानदार नेता होता है खड़ा, क्योंकि उसकी आंखों में है आपके लिए वफा। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अचलपुर विधानसभा क्षेत्र से 4 मर्तबा अपनी सफल पारी खेल चुके विधायक बच्चू कडू की, दिव्यांग मंत्रालय के अध्यक्ष और पूर्व सरकार में राज्य मंत्री रह चुके बच्चू कडू अब 5वीं मर्तबा अचलपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उनके हजारों लाखों प्रशंसकों के बीच अब वो जनता की अदालत में वोट देने की गुहार लगाने निकल चुके हैं। आज हम बच्चू कडू से जानना चाहेंगे विरोधियों द्वारा उन पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है, उसके बारे में उनका प्रत्युत्तर क्या है, और हाल ही में प्रहार जनशक्ति पार्टी के साथ साथ ही उन्होंने जो परिवर्तन महाशक्ति का गठन कर पूरे राज्य भर में एक तीसरा मोर्चा स्थापित करने की जो तैयारी दर्शाई है, जो ऐलान किया है, उसके संदर्भ में भी हम बच्चू कडू से आज सभी कुछ जानना चाहेंगे, ताकि 20 नवंबर को मतदान करने से पहले हमारे सभी मतदाताओं को यह मालूम पड़े कि उनका अपना मुख्य सेवक इन दिनों क्या कर रहा और उनके लिए निवर्तमान विधायक बच्चू कडू की आगामी योजनाएं क्या क्या है। आपको लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली आमंत्रित किया था, आप आ गए थे। उसके बाद में लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई और घोषणा होने के बाद में ही आपने बिल्कुल अपना पैतरा बदल दिया और आपने लोकसभा में अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। क्या कारण था? इंडिया ने आमंत्रित किया था और मैं गया भी था, लेकिन खाली आमंत्रित करने से होता है, विश्वास में नहीं लेना। मेरे मतदार यहाँ लोकसभा में हमारे 2 आमदार हैं, यहाँ की टिकट तय होती है और कुछ नहीं जाता हूँ, तो इसे विश्वास लेना कोई अर्थ नहीं होता। और जिसका विरोध पूरा भाजपा ने किया, पूरे भाजपा के पदाधिकारी ने किया, बल्कि राजीनामा देने तक बात जिस खासदार के खिलाफ उम्मीदवार के खिलाफ की थी उसका भी सुना नहीं है। मैं तो बाहर का पार्टी का हूँ। आपके मतदार संघ के अंदर में अचलपुर विधानसभा में एक बहुत बड़ा तबका इस वक्त नाराज दिखाई दे रहा है। उनकी नाराजी ये बताई जा रही कि आपने नवनीत राणा को पराजित करने के लिए उम्मीदवार खड़ा किया था और आपकी कूटनीति के कारण, डिप्लोमेसी के कारण ही नवनीत राणा की या बीजेपी के उम्मीदवार की हार हुई। आपका इस पर क्या स्पष्ट है? जिनको नवनीत राणा के बारे में दुख हुआ उनको मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या प्रवीण पाटे भाजपा का नहीं था वोट? क्या तुषार भारती भाजपा के नहीं थे? आधे से ज़्यादा कार्य भाजपा के लोगों ने काम नहीं किया। फिर बीजेपी ने क्या कार्रवाई की उनको? बीजेपी चाहती थी इनको नहीं लाना। आपका उसमें कोई रोल नहीं है ऐसा आपका कहना? वाह, मेरा तो रोल है, मेरे को मैंने गिराना था उनको। क्या वजह? आपकी कोई घर आकर मारने की बात कहता था, बच्चू कडू को घर आकर मारूंगा, तो आप सुन पाएंगे? अगर मैंने आपको ऐसा बोला तो आप बोलेंगे यार ठीक है, आ जाओ मार डालो। मैं गांधी जी तो नहीं, मैं भी भगत सिंह का दिमाग रखता हूँ दिमाग के अंदर। तो व्यक्तिगत दुश्मनी जो उन्होंने आपके ऊपर में फिजिकली अटैक करने की बात की, उसको ध्यान में रखते हुए आपने अपना उम्मीदवार यहाँ पर दिया था? हाँ, मैंने गिरा। पहले तो हमारा लक्ष्य था चुन के लाने का, बाद में ख्याल में आया कि अपन नहीं आ सकते, तो कम से कम इसको गिराना तो भी चाहिए।
आज विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उस स्थिति में राणा दंपत्ति से आपके संबंध कैसे हैं? संबंध ऐसे आदमी से संबंध तुरंत जो एक दुश्मन के रहते हैं। बच्चू भाऊ, आपने 5 साल सरकार के अंदर में रहे, आप उद्धव जी की सरकार में भी थे, आप एकनाथ शिंदे की सरकार में थे और 6,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य आपने अचलपुर चांदोर बाजार में किए। अब ये जो आने वाली पंचवर्षीय योजना है, इस पंचवर्षीय योजना में क्योंकि पुल बन गए, सड़कें बन गई, नाली बन गई, ड्रेनेज बन गए, बड़े बड़ी इमारतें बन चुकी है, हॉस्पिटल बन गए, अभी तारामंडल बन रहा है, ऑडिटोरियम बन रहा है, क्रीड़ा संकुल आपने बनाया। अब मुझे ये बताइए कि आने वाले 5 साल में, क्योंकि मैं आपकी एक मीटिंग में अटेंड रहा, आपने स्कूल के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं आने वाला 5 साल अचलपुर को एक एजुकेशनल हब के रूप में देखना चाहता हूँ। हमारे मतदाताओं को, इस क्षेत्र के नागरिकों को आप ये बताइए कि आने वाले 5 सालों में आपका एजेंडा क्या रहेगा, किस विशेष लक्ष्य को लेकर आपका? अभी चांदोर बाजार में नई MIDC का आपने ओपनिंग किया। चांदोर बाजार तहसील के अंदर और तहसील के जगह एक भी MIDC नहीं थी। पूरे अमरावती जिले के अंदर अगर तहसील की कोई MIDC बड़ी है तो वो अपने अचलपुर की है। बहरम में एक नया MIDC बन, वहाँ भी एक 150 करोड़ का प्लान अपना, उसको भी अंतिम शासन मिल गई है। और पुरालपुरना में सूत गिरनी का कम से कम 80 करोड़ का उसको भी शासन मिला है। 3 नई MIDC की जगह पुण्य निश्चित भी की, उसको शासन भी मिल गया। रोजगार और उद्योग के बारे में हम 5 साल में बहुत गति से आगे जाएंगे। इसका नक्शा जो पीछे था तहसील के लेवल पर, जो पश्चिम महाराष्ट्र छोड़ के विदर्भ के अंदर तहसील के लेवल पर सबसे बेहतरीन काम पर यहाँ करेंगे उद्योग के संबंधी। और जो निजामपुर में हमने जो संतरा फैक्ट्री खोली है, वहाँ 15 करोड़ का अपने प्रोसेसिंग यूनिट शुरू किया। उसको थोड़ा मार्केटिंग में तेज़ी नहीं आई, अगर वो थोड़ा इस साल में अगर तेज़ी हम लाते तो फिर संतरा प्रोसेसिंग का और 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारा तैयार है। जब तक इसको हम आगे नहीं लेके जाते तो ये यहाँ उद्योग क्षेत्र के अंदर, एजुकेशन में मैं ये चाहता हूँ कि जो विषमता देश में अंदर है गरीब और अमीरों की, वो हम मिटाना चाहेंगे। और ये पूरा आदर्श रहेगा महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के लिए। पूरा निधि अभी क्या, मेरे को गांव में तो पूरा निधि हमने डाल दिया, पूरे रास्ते हो गए, समाज मंदिर हो गए, कुछ 25% रह गए हैं। तो अभी ज़्यादा निधि हमको रास्ते और सभागृह में देने की जरूरत नहीं, तो बहुत सारे कर दिए। 9 तीर्थ क्षेत्र एक साथ जाहिर करने वाला मतदार संघ हिंदुस्तान में बोल रहा हूँ मैं, ये मेरा मतदार संघ। 9 तीर्थ क्षेत्र जो हिंदू धर्म के पवित्र स्थान है मतदार संघ, वो पूरा हम 5-5 करोड़ से डेवलप किए हैं। इसका काम भी शुरू हो गया। और अभी एजुकेशन में पूरी ताकत लगाकर ये एक आदर्श रहेगा एजुकेशन के लिए मतदार संघ। आपके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार खड़े किया, उन्होंने अपने प्रचार का नारियल फोड़ते ही आपके ऊपर टूट दागी। प्रवीण तायड़े कहते हैं कि आप महाभ्रष्टाचारी हैं, आपने 20 साल में कुछ नहीं किया और रोजगार तो बिल्कुल लोगों को नहीं दिलाया। आपकी क्या प्रतिक्रिया? भाजपा का आमदार बोले था कितने लोगों को रोजगार, बाजू में दरियापुर भाजपा का आमदार था, कितने लोगों को रोजगार। जहाँ कांग्रेस का आमदार था वीरेंद्र जगदब 3 साल, कितने लोगों को रोजगार दिया। और जहाँ मिहान की बात कर रहे हैं और 100 उद्योग चले गए, जहाँ इतने दमदार नेता नागपुर के अंदर होने के बावजूद, इसका जवाब देना चाहिए। और कम से कम हमने 800-900 लोगों को रोजगार दिया है, उसको याद ही नहीं है। यदि चुनाव के बाद में सरकार बनाते वक्त उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, सुप्रिया सुले, इनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो आपका समर्थन किसको? हमको मुख्यमंत्री बनाएंगे। महाराष्ट्र में इस वक्त जो गंदी राजनीति चल रही, बच्चों को पति पत्नी के खिलाफ में खड़ा है, चाचा के खिलाफ भतीजी खड़ी है, बाप के खिलाफ बेटा खड़ा है, पवार फैमिली एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसी ऊंची और गंदी राजनीति आज तक देखने को नहीं मिली। ऊंची और गंदी इसको नहीं, महाभारत से चलते आ रहा है। विभीषण रावण का भाई था, हाँ, ये क्या गंदा थोड़ा था? जहाँ सही है वहाँ सही जाते हो। देखो, राजकारण ये कोई जात और परिवार का विषय नहीं है,
धर्म का विषय नहीं है। राजकारण अपने अपने विचारधारों से आगे नहीं आता। देश के अंदर धर्म की राजनीति और जात की राजनीति को प्रभाव बढ़ा है, उसके साथ पैसों का प्रभाव बढ़ा है। बल्कि इस देश में क्या होना चाहिए, मैं वर्ल्ड के स्तर पर मेरी स्थिति क्या है देश की, इन हिसाब से मुझे क्या क्या करना चाहिए, किस ताकत से मुझे आगे जाना चाहिए, ये सोचने वाले नेता ही नहीं है देश के अंदर। क्या गरीब मर रहा है, मर मर करके उसको भाव नहीं मिल पाते, और धर्म के राजनीति में वो बेचारा पीछे हट जाता है। आधे तक व्यापारी तो घायल हो चुके हैं। क्या स्थिति है व्यापारी को बताओ। जो नीतियाँ कांग्रेस और बीजेपी के राज्य में हुआ, उससे छोटे व्यापारी के लिए क्या एक एजेंडा बताओ मुझे कि वो जिंदा रहना चाहिए। कुछ 20-40 लोग ऐसा करेंगे कि भाई कल जाकर अगर वही तो बयान होना चाहिए, रामदेव बाबा हमारे पापड़ की निर्मित करेंगे, तो बचत गट में क्या करना चाहिए, कौन सा उद्योग किसके स्तर पर, कौन से स्तर पर, इसकी भी कोई राजनीति, कोई धोरण होना चाहिए निश्चित रूप से। अब गांव के अंदर एक उद्योग बड़ा ओपन नहीं, लोग तुम बोलते कि भाई उद्योग क्यों नहीं लाए, ये तो नीतियों का होता है ना भाई। कैसा है, बहुत कुछ बेवकूफ़ लोग रहते हैं जो नीतियों से नहीं होता। नीतियाँ जब तक बनती है तब वो सब तरफ फैल जाता है, और नीतियाँ अगर गलत है तो उसका गलती मेरे को समझते होंगे, तो इतने जैसे बेवकूफ़ लोग तो नीतियाँ क्या होना चाहिए। हर तालुके के अंदर केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने ये करना चाहिए, कम से कम एक तालुके में 4 उद्योग आना चाहिए। अगर इस नीतियाँ को आगे किया तो फिर गांव और तालुका सर्वमुक्त हो जाएगा। वो आमदार से अपेक्षा करते हुए तो पूरा, ये तो पूरे महाराष्ट्र की स्थिति है, ये पूरे हिंदुस्तान की स्थिति है। आपकी विचारधारा कभी किसी राष्ट्रीय पार्टी से या किसी राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी से कभी नहीं जुड़ी। आपने अपने विचारों को अलग लेकर अपना मोर्चा खोला, और हाल ही में आपने परिवर्तन महाशक्ति का गठन किया। उसके आप एक स्वतंत्र उसके आधार स्तंभ भी है परिवर्तन महाशक्ति के। ये परिवर्तन महाशक्ति के पीछे आप लोगों का उद्देश्य क्या है? आपने पूरे राज्य में कितनी सीटें पे आप लड़ रहे हैं और कितनी सीटों पर आपको सफलता मिल सकती है? प्रहार 45 सीटें तक अभी तक उम्मीदवार डाले हैं स्वराज में। आज उसकी पत्रकार परिषद 1 बजे वहाँ है, और अभी कम से कम करीबन हम 130 तक जाएंगे, और बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे पास आएगा। समय पड़ने पर महायुति या महाविकास आघाड़ी में से किसी को समर्थन देना पड़ा तो आप किसको देंगे? समर्थन आप पूरे 5 साल सत्ता में रहे। एक अंतिम क्वेश्चन मेरा वो, और आपको 20 वर्षों का अनुभव भी है। आप उद्धव ठाकरे की सरकार में भी राज्य मंत्री थे, एकनाथ शिंदे की सरकार में आप दिव्यांग मंत्रालय के अध्यक्ष रहे। यदि आज की तारीख में आपको किसी को नंबर देना पड़ता है 1, 2, 3, 4, 5, तो आपकी नज़रों में एक नंबर पे मुख्यमंत्री के पद का दावेदार? मेरा 20 साल का लड़ा था दिव्यांग मंत्रालय का, और वो शिंदे साहब ने किया है, तो उस बात के लिए तो मैं शिंदे साहब को 1 नंबर। प्रहार ने अमरावती जिले में कितने उम्मीदवार खड़े किए? प्रहार ने 3 उम्मीदवार अमरावती जिले में किया है, और तीसरा बडनेरा से जो चौथा आएगा वो हमारे विचारधारा का है। बडनेरा मैं बोलूँगा वो हम जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे वहाँ के लोग जो बोलेंगे उस तरह से नहीं, बहुत अच्छा तरीका हमने उसको सोचकर वहाँ एक सीट डाली है। नवनीत राणा ने अभी कल परसों में स्टेटमेंट दिया बडनेरा को लेके की मी जरी कमळाची असली तरी बडनेरात रवी राणा यांचा पाना येणार नहीं। आता पहले पिछले बार राणा ने नवनीत राणा को पाठिंबा दिया था, अभी नवनीत राणा को भाजपा का पाठिंबा पाना को देना पड़ेगा। और ये पूरे जिले के अंदर
भाजपा खत्म करने का काम राणा फैमिली बहुत अच्छी ताकत से कर। चुनाव होने जा रहा है 20 नवंबर को। आप बिल्कुल तरोताज़ा, आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं दिख रहा, जैसा आप पहले थे वैसे ही है। लेकिन जो एक मतदान जो ज़्यादा लेने का एक जो आपका थर्मामीटर है, जो एक ग्राफ देखने को मिलता है, तो पिछले चुनाव में आपका मतदान आपका वोटिंग जो प्रतिशत था जीतने का वो कम था। इस वक्त क्या स्थिति? क्या है, यहाँ 2 राष्ट्रीय पक्ष एक हो जाए। पिछले बार भी बबलू को आधे बीजेपी वालों ने वोट मार दिए थे, कम से कम करीबन 30,000, तो भी मैं जीत के आया। उस टाइम रफीक सेठ उनके पास थे, सादी पुलारी उनके पास थे, 2 वानखड़े और अभयंकर भी उनके साथ में थे, और आधी बीजेपी भी उनके साथ में थी, और मैं अकेला था। हमारे साथ लोग थे, आम आदमी था। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के संस्कारों के साथ पला बड़ा हूँ। कोई जात पात नहीं। मैं मराठा और क्षेत्र के सभी हिंदी भाषिक भी मेरे परिवार का अभिन्न अंग है। विकास को लेकर किसी भी व्यक्ति की नाराज़ी नहीं होगी। कुछ भाइयों की नाराज़ी अन्य कारणों से हो सकती, लेकिन यह हमारा पारिवारिक मामला है। अन्य पार्टी के कथित नेता लोगों को बहलाने का प्रयास कर रहे, किंतु हिंदी भाषी की नहीं बल्कि सभी लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है और रहेगा। लोकसभा चुनाव हिंदी भाषिकों की नाराज़गी को लेकर बच्चू कडू ने आज एक खास बातचीत में यह कहा। उनके ऊपर लगाए जा रहे तमाम तरीके के इल्ज़ाम हमने उनके सामने रखे। उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरती से और पॉलिटिकली ड्रिबलिंग करते हुए अपने अंदाज में जवाब दिया। बड़े सदे नपे तुले शब्दों में उन्होंने जवाब दिया। पसीने की स्याही से लिखते हैं जो अपने इरादे को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे को, उनके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। बच्चों की मेहनत, बच्चों की सेवा, बच्चों की स्वास्थ्य सेवा, इसको मतदाता वोट की पेटी में किस तरह से तब्दील करेगा, इसके लिए हमें 23 नवंबर तक की प्रतीक्षा करनी होगी। आज हमने बच्चू कडू से अचलपुर और चांदूर बाजार क्षेत्र की सभी समस्याओं के ऊपर मैं जानना चाहा। उन्होंने बड़ी बेबाकी से और बेतकल्लुफ़ी से हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है, और वो ये बताना नहीं भूले कि विगत 70 वर्षों में अचलपुर और चांदूर बाजार क्षेत्र में 6,000 करोड़ रुपए के विकास काम करने का श्रेय उन्हें और उनकी पार्टी को दिया जा सकता है। बच्चू कडू एक बेबाक नेता है। वो विवादों में हमेशा रहे, लेकिन उनकी ईमानदारी पे मतदाता ने आज तक कोई उंगली नहीं उठाई है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, उनके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। किसी शायर ने यह कहते हुए यह बात भी कही है कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है देखना कद आसमान का। किसका कद ऊंचा है, किसकी सियासी ताकत ज़्यादा है, और जनता जनार्दन अपना ढेरों आशीर्वाद देकर विधानसभा तक किसका मार्ग सुगम करेंगी, इसके लिए हमें 23 नवंबर मतगणना के दिन तक प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन मतदाता अपने सद विवेक का प्रयोग कर अपने मताधिकार का सदुपयोग करेगा, ऐसी हम सभी लोग आशा करते हैं। कुरड़पुरना गांव बच्चू कडू के निवास स्थान से कैमरामैन अजय काकड़े के साथ संजय जोशी, अमरावती खबर के लिए। अमरावती खबर इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।